नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए सीधे आपको राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रखे हैं। निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, रूसी गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। रूसी गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। काफी अंदर तक हमारे लोग गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम हिमस्खलन की निगरानी करती है, घटनास्थल पर वो भी पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ से लगभग 1041 करोड़ रुपये उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय की प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। और मैं सभी मृतकों के लिए अपनी ओर से, सदन की ओर से
श्रद्धांजलि व्यक्त कर समाप्त। I request all the members to raise and stand in silence in memory of those departed. चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक का लगातार जारी है। 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा इस बैठक में हुई है। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदल सकता है, जनजातीय कार्य विभाग इसका नाम किया जा सकता है। इसके अलावा आप सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिल सकती है। एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, अरबिंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर की स्थापना की चर्चा भी इस बैठक में हो सकती है। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कई और महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर चर्चा इस बैठक में होने वाली है। लगातार कैबिनेट की बैठक चल रही है और चूंकि बजट सत्र की भी शुरुआत होनी है, तो बजट सत्र में भी कई महत्वपूर्ण विधेयक पटल पर रखे जाने हैं और उनको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जा सकता है। तो शिवराज कैबिनेट की ये बैठक लगातार जारी है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है और तकरीबन 15 से ज्यादा प्रस्ताव बताए जा रखे हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक में रखे गए हैं और इन 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और चर्चा के बाद इन पर मुहर लगाई जाएगी, इन्हें फाइनल किया जाएगा। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई ऐसे मसले हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा अपडेट फिलहाल कैबिनेट बैठक को लेकर? देखिए, कैबिनेट की बैठक चल रही है और कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने तमाम मंत्रियों को संबोधित किया और उसमें उन्होंने जो भी अभी सरकार की योजना है उनको लेकर बातचीत की है और क्या प्लानिंग है उसको लेकर बातचीत की है। तो ये जो बातचीत है वो होने के बाद में मुख्यमंत्री ने बाकायदा उनको संबोधित किया और ये कहा है कि किस तरीके से पूरी टीम को, सरकार की जो टीम है यानी कि मुख्यमंत्री और सभी मंत्री भी, उनको सुशासन की दिशा में काम करना है आगे। इस विषय को लेकर पहले बातचीत हुई है और फिर जो कैबिनेट की बैठक है उसके दौरान में चर्चा की जा रही है जिसमें कई सारे अहम मुद्दे हैं। जैसे लव जिहाद का जो विधेयक है उसका अनुमोदन का विषय भी था, वो भी आज कैबिनेट की बैठक में आ रहा है और आने वाले विधानसभा सत्र में उसको पेश किया जाएगा। जो हरदा खेड़ा सिंचाई परियोजना है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। देवास, जबलपुर और इंदौर में जो विश्वविद्यालय स्थापित किए महाविद्यालय स्थापित किए जाने हैं उनको लेकर भी चर्चा कैबिनेट की बैठक में की जा रही है। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में आए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं, उन पर चर्चा इस वक्त चल रही है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। विंध्य से अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार गिरीश गौतम आज सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। गिरीश गौतम ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि विंध्य में 15 में से 14 विधायक बीजेपी के हैं, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। जनता की अपेक्षा है कि अब विंध्य को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आपको बता दें कि गिरीश गौतम रीवा के देव तालाब से बीजेपी विधायक हैं। कौन होगा अपन तो ये कह नहीं सकते। विंध्य प्रदेश के भीतर या विंध्य के तमाम सारे जिलों के भीतर आप देखेंगे खास तौर पर रीवा, सीधी और सिंगरौली मिलाकर 15 विधायकों में से 14 विधायक एक को छोड़ करके बाकी सब भाजपा के हैं और यहाँ पर कुछ मिला नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जिस जनता ने वोट दे करके रीवा जिले में 8 की 8 सीट जिता दी, वहाँ पर एक छोड़ करके बाकी सारे जिता दी, तो जनता की अपेक्षा है कि उसको कुछ भी मिलना चाहिए। जान लेने वाला भोपाल का यूनियन कार्बाइड कारखाना अब मेमोरियल बनने वाला है। 1984 में हुई उस भीषण औद्योगिक त्रासदी के बाद से फैक्ट्री बंद पड़ी है। सरकार अब उस बंद पड़ी फैक्ट्री में प्लाजा और रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी में है। गैस त्रासदी मंत्री विश्वास सारंग ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि इस साल के अंत तक मेमोरियल और रिसर्च सेंटर का काम शुरू कर दिया जाएगा। फैक्ट्री के टैंक्स में पड़े हुए जहरीले रासायनिक कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इस महीने के अंत तक टेंडर जारी करने का प्लान बना हुआ है। राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट पर एक नया मेमोरियल बनाया जाएगा और उससे पहले जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके कचरे के निष्पादन की। हमारे साथ इस वक्त गैस त्रासदी मंत्री
विश्वास सारंग जी हैं। विश्वास सारंग जी, ये मेमोरियल जो बनने जा रहा है कैसा होगा, इसमें क्या क्या होगा और कब तक पूरा देखिए, होगा? हम सबके लिए बहुत दुख की बात है कि भोपाल में गैस कांड हुआ और उस समय कांग्रेस की सरकार के कारण एंडरसन, जो हजारों भोपालियों का खूनी था, उसको राजीव गांधी ने और अर्जुन सिंह ने हवाई जहाज में बिठा के भगा दिया। उसके कारण गैस पीड़ितों को वो कुछ नहीं मिल पाया जो उनका हक था। 84 एकड़ जमीन है जिसमें यूनियन कार्बाइड संचालित होती थी। इतने सालों से वो जमीन बेकार पड़ी है। हमने निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि वहां हम मेमोरियल बनाएंगे, और एक ऐसा मेमोरियल जो कि पूरी दुनिया को संदेश देगा कि हम सब भौतिकवाद के इस अनाधुंध आपाधापी में औद्योगिकीकरण को ऐसा कुछ ना करें कि हमारी मानव संस्कृति पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए। और इसीलिए जहां एक और वो संदेश देगा जिसके माध्यम से पूरी दुनिया जगे, दुनिया सजग हो, इसकी व्यवस्था तो हम करेंगे ही करेंगे। वहां पर एक बड़ा रिसर्च सेंटर होगा जो इस तरह की सभी औद्योगिकरण से के जो विपरीत प्रभाव हैं उनको रोकने के लिए शोध करेगा। पर्यावरण एक बड़ा सब्जेक्ट है, पर्यावरण की रिसर्च के लिए वहां पर काम होगा। एक स्टडी सेंटर होगा, दुनिया के बड़े बड़े पर्यावरणविद और वैज्ञानिक आए, वहां पर बातचीत करें और उसके माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश दें। और उसके साथ साथ गैस पीड़ितों के उन्नयन के लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए वहां पर हमारे रोजगार के नए प्रकल्प हम शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि वो पूरा का पूरा 84 एकड़ का कैंपस, जो कि गैस त्रासदी का साक्षी है, वहां से हम पूरी दुनिया को ये संदेश दें कि हम सबको इस औद्योगिकरण के आपाधापी से दूर रहना है। सर, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उस कचरे के क्योंकि निश्चित रूप से वहां पर तथाकथित रूप से कचरा है जिसको जहरीला कचरा कहा जाता है। 10 मैट्रिक टन हमने सफलतापूर्वक वहां से हटाया। 337 मैट्रिक टन अभी वहां पर बचा हुआ है। हम इसी महीने के अंत तक वहां पर उसका टेंडर लगा रहे हैं, उसको निष्पादित करेंगे, उसको जला के वहां से अलग करेंगे, और उसके बाद इस महीने के इस साल के अंत तक हमें ऐसी उम्मीद है कि हम मेमोरियल का काम शुरू करेंगे। तो ये है विश्वास सारंग जिस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना यह कि बड़ी चुनौती जो है वो इस बात को लेकर है कि जो कचरा प्लांट में पड़ा हुआ है उसका पहले निष्पादन किया जाए, जिसके टेंडर की प्रक्रिया इसी महीने के आखिरी में शुरू हो जाएगी और साल के अंत तक ये माना जा रहा है कि मेमोरियल बनने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं। इंदौर उज्जैन रेल मार्ग दोहरीकरण की बजट पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। रेल मार्ग दोहरीकरण के लिए बजट में मात्र 1000 रुपया आवंटित किए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा कि बेहद हास्यास्पद है कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए मात्र 1000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने इसे रेलवे के अधिकारियों की चूक बताया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने इसे अपनी त्रुटि मान लिया है। दोहरीकरण का काम बंद नहीं होने दिया जाएगा। वे खुद देवास और उज्जैन के सांसदों के साथ जाकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे। वहीं ठेकेदार ने दोहरीकरण के काम को बंद कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक बजट न मिलने से ये स्थिति बनी है। आप सोचिए कि रेलवे में 1000 रुपये बजट में आए हैं, जो इंदौर के लिए शर्मनाक है और हास्यास्पद भी है। ऐसे सांसद का होना इंदौर में, क्या इंदौर तरक्की करेगा या क्या इंदौर में सुधार होगा, ये आश्चर्यजनक है। ऐसे सांसद सिर्फ नालों में क्रिकेट खेल सकते हैं, ऐसे सांसद सिर्फ नालों में जाके पानी भर सकते हैं, फोटो सेशन कर सकते हैं, कबूतरों को दाना खिला सकते हैं, लेकिन विकास नहीं कर सकते। जो रेलवे की 1000 की बात कही जा रही है उसमें उन्होंने माना कि हम त्रुटिवश ये राशि रखी गई है, और ये वो राशि है जो उज्जैन से लेके इंदौर तक डबलिंग करना है, और उसका काम चल भी रहा है, तेजी से बंद नहीं हुआ है, काम चल रहा है। उसमें जो काम बचा हुआ है वो इस वर्ष संभव है पूरा होगा, उसके लिए बजट के प्रावधान कर रहे हैं, ये उन्होंने माना और मैंने बताया भी है। भोपाल, बैतूल और नीमच में माफ कीजिएगा, खबर भोपाल से है। बैतूल और नीमच में नए कलेक्टर की नियुक्ति की गई है। अमनवीर सिंह बैस कलेक्टर बैतूल बनाए गए हैं। मयंक अग्रवाल को नीमच कलेक्टर बनाया गया है। तो ये दो नई पदस्थापना की गई है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों जिलों के कलेक्टर को हटाया गया था और अब नए कलेक्टर्स की पदस्थापना कर दी गई है। खबर मुरैना से। वायरल वीडियो मामले में तहसीलदार पर कार्रवाई हुई है। अंबाह तहसीलदार पर गाजगिरी है। बीच बाजार में बालक की पिटाई करने के मामले में ये कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लात घूंसों से बच्चे की पिटाई
अंबाह तहसीलदार सर्वेश यादव कर रखे थे और उस वीडियो के बाद तत्काल प्रभाव से कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया। गुना के राघोगढ़ के रामपुरा गांव में श्रमिकों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ दबंगों ने 15 श्रमिकों को बंधक बनाया, जिसमें 11 श्रमिक रात के अंधेरे में भाग निकले। 3 बच्चे और 1 महिला अभी भी दबंगों के कब्जे में है। दबंगों के चंगुल से भागे श्रमिकों ने राघोगढ़ एसडीएम और राघोगढ़ थाना प्रभारी को इसकी शिकायत की है। ये श्रमिक शिवपुरी और अशोक नगर के बताए जा रहे हैं। श्रमिकों का आरोप है कि 1 महीने पहले भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन तब पकड़े गए थे और दबंगों ने उबलते तेल में हाथ जला दिए थे। श्रमिकों की शिकायत के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा सकी है। अभी तक इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या ताजा जानकारी, जो अभी भी बच्चे और महिला फंसे हुए हैं उनको निकालने की क्या कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है? जी दीपेश जी, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि इस मामले में जो है अभी तक देखिए जो मजदूर हैं उनकी तरफ से शिकायत की गई है पुलिस में और जो राघोगढ़ एसडीएम है उनके पास, और उस शिकायत के आधार पर अभी कुछ देर पहले गुना से जो है श्रम विभाग के कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और मजदूरों से जो है पूछताछ कर रहे हैं। अब इसके बाद श्रम विभाग द्वारा और पुलिस की संयुक्त टीम जो है इस पर क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मजदूरों से जो है पूछताछ जो है श्रम विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। नहीं, मजदूर जो अभी भाग कर आए हैं उन्होंने जिस दबंग का जिक्र किया है, जिन ठेकेदारों की ओर इशारा किया है, क्या उन पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? उन्हें खोजने की कोई कोशिश की जा रही है? जी, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई जो है सुबह से अभी तक जो है देखने को तो नहीं मिली है। अब देखते हैं कि समय गुजरते शाम तक इस मामले में क्या कार्रवाई जो है पुलिस या प्रशासन या श्रम विभाग द्वारा की जाती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर ग्वालियर से। यहां पर भितरवार तहसील कार्यालय में एक युवक ने खुद को मंत्री का रिश्तेदार बताकर हंगामा किया और अपने साथी के साथ मिलकर 2 पटवारियों को पीटा। आरोपी युवकों ने पटवारी का मोबाइल भी तोड़ दिया और दस्तावेज भी फाड़ दिए। भीड़ जमा होने के बाद दोनों युवक फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के नाम अरविंद पवैया और बंटी पवैया बताए जा रहे हैं। वहीं पटवारियों ने आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की मांग की है और आरोपियों के गिरफ्तार नहीं होने पर शुक्रवार से काम बंद हड़ताल करने की चेतावनी दी है। तो इसके साथ किसी की बहस हो रही थी तो इसने मुझे बुलाया कि ये सज्जन मान नहीं रहे, इनको समझा। तो मैंने समझाया तो वो बोला कि तुम कौन हो? मैंने कि मैं अंकित बघेल सागनी हल्दी। तो कह रहा तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं बंटी पवैया और अरविंद पवैया मंत्री जी के भांजे हैं और तुम मेरे से मत बोलो। तो ठीक है, तो हाथापाई करने लगा और गाली गलौज देने। हाथापाई करी, कागज़ फाड़े इसने, ये डले कागज़, मेरा मोबाइल तोड़ दिया उसने, मोबाइल की स्क्रीन टूटी है और इसकी सर फाड़ दी। थाने में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि तहसील परिसर में कुछ 2 लोग हैं, बंटी पवैया अरविंद पवैया द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई है और 2 पटवारी इसमें विकास राठौर और अंकित बघेल के साथ बदतमीजी की गई है, मारपीट की गई है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही इन आरोपियों की बंटी पवैया अरविंद पवैया की गिरफ्तारी की जाएगी। दमोह के तेंदुखेड़ा एसडीओ अमित सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो श्रमिकों को फटकार लगा रखे हैं। बताया जा रहा है कि कटनी, शहडोल, उमरिया सहित 5 जिलों के करीब 50 मजदूर दमोह वन विभाग में पौधारोपण के लिए तेंदुखेड़ा आए थे। करीब 20,000 गड्ढे करने के बाद मजदूरों को पता चला कि उन्हें हर गड्ढे के लिए 14 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 7 रुपये का रेट मिलेगा। मजदूर इसकी शिकायत लेकर जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तो एसडीओ अमित सिंह गुस्से में आ गए और मजदूरों को फटकार लगा दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाजापुर में एक युवक को 2 स्कूली छात्राओं का पीछा करना महंगा पड़ गया। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पेड़ से बांध दिया।
युवक 2 स्कूली छात्राओं का पीछा कर रहा था। तभी वहां एक दुकानदार ने जब स्कूली छात्राओं को परेशान होते देखा तो युवक को सबक सिखाने के लिए पेड़ से बांध दिया और डायल 100 को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाया। हालांकि इस मामले में छात्राओं के परिजन ने जब शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने युवक को समझाइश देकर छोड़ दिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्वालियर में बर्थडे पर फायरिंग, गली के अंदर बर्थडे पार्टी मनाते समय फायरिंग की गई है। फायरिंग करने का वीडियो सामने आ रहा है। आनंद नाम के युवक पर फायरिंग करने का आरोप है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के घास मंडी का ये पूरा मामला है। पुलिस ने युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये तस्वीर आपने देखी, ग्वालियर की तस्वीर, जहां गली में बर्थडे पार्टी मनाते हुए तमंचा लहराते ये युवक नजर आ रहे हैं। केक कटिंग के साथ फायरिंग करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं और फिर एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई भी इनके द्वारा दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। महाकाल मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी श्रद्धालुओं को शिवरात्रि के बाद भस्म आरती में शामिल होने की इजाजत दे दी है। रात 10:30 बजे की शयन आरती में भी अब श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। साथ ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर में प्रवेश की इजाजत होगी। साथ ही विदेशी दान के लिए भी मंदिर में ही फॉरेन करेंसी काउंटर सेंटर खोलने का भी फैसला मंदिर समिति ने लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।